नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। 3 साल पहले पूर्वी लद्दाख के गलवान में सीमा पर गतिरोध उत्पन्न होने के बाद पहली बार चीन के रक्षा मंत्री भारत की यात्रा पर पहुंचे। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए भारत पहुंचे चीनी रक्षा मंत्री और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच गुरुवार को मुलाकात हुई और इस मुलाकात में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू से दो टूक कहा कि भारत चीन संबंधों का विकास सीमा पर अमन चैन की स्थिति पर आधारित है और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सभी मुद्दों का समाधान मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों के अनुरूप निकाला जाना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात को दोहराया कि मौजूदा समझौतों के उल्लंघन से द्विपक्षीय संबंधों की संपूर्ण बुनियाद को नुकसान पहुंचा है। इस दौरान भारत और चीन के रिश्तों में तल्खी भी देखने को मिली। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुरुवार शाम को जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में अपने चीनी समकक्ष से मिले तो दोनों ने एक दूसरे का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। भारत के रक्षा मंत्री ने बाकी सभी समकक्षों के साथ गर्मजोशी से तो हाथ मिलाया, लेकिन चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू से हाथ मिलाने से किनारा कर लिया। गलवान घाटी में भारत चीन के बीच हुई झड़प के बाद पहली बार चीन के रक्षा मंत्री जनरल ली शांगफू भारत दौरे पर आए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इशारों में समझा दिया कि भारत अपनी नीति पर अटल है, समझौता चीन को ही करना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 27 अप्रैल को नई दिल्ली में स्टेट काउंसलर और चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल ली शांगफू से मुलाकात की। इस 45 मिनट की मुलाकात के दौरान दोनों मंत्रियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों के विकास के बारे में खुलकर चर्चा की। द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि भारत और चीन के बीच संबंधों का विकास सीमाओं पर शांति और शांति के प्रसार पर आधारित है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि एलएसी पर सभी मुद्दों को मौजूदा द्विपक्षीय समझौता और प्रतिबद्धताओं के अनुसार हल करने की जरूरत है। उन्होंने दोहराया कि मौजूदा समझौतों के उल्लंघन ने द्विपक्षीय संबंधों के आधार को नष्ट कर दिया है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर देपसांग मैदानी क्षेत्र में डी एस्केलेशन और विवादास्पद मुद्दों का हल तलाशने के लिए भारत चीन को कोर कमांडर स्तर की 18वें दौर की वार्ता भी हो चुकी है। रविवार को दोनों देशों के कोर कमांडरों के बीच ये वार्ता हुई थी। भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की मौजूदा वार्ता से पहले दिसंबर 2022 में ये वार्ता हुई थी। कई दौर की बातचीत से सैनिकों ने एलएसी के साथ कई स्थानों से वापसी की है, लेकिन कुछ फॉरवर्ड पोस्ट पर अभी भी बख्तरबंद गाड़ियां, तोपखाने, सैन्य उपकरणों के सेनाएं तैनात हैं। भारत ने चीन से सेना के डी एस्केलेशन करने को कहा है। भारत का पक्ष ये है कि यहाँ फॉरवर्ड पोस्ट पर स्थित अप्रैल 2020 से पहले के अनुसार होनी चाहिए। चीन से कहा है कि क्षेत्र में सभी अतिरिक्त सैनिकों और उपकरणों की वापसी करनी होगी। चीन को ये बातें माननी ही होंगी क्योंकि भारत इन बातों से पीछे नहीं हटेगा। भारत ने पहले ही साफ कह दिया है कि जब तक गतिरोध कम नहीं होंगे, भारत और चीन के बीच संबंध सामान्य नहीं होंगे। उधर भारत चीन के रक्षा मंत्रियों की बैठक से पहले अमेरिका ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका में कांग्रेस के भारतवंशी सदस्य रो खन्ना ने कहा है कि यूक्रेन में जंग के मद्देनजर रूस के बीच चीन के साथ करीबी रिश्तों को देखते हुए इस बात की संभावना नहीं है कि भारत रूस की ओर एक सुरक्षित मित्र के तौर पर देखेगा। उन्होंने कहा कि भारत भी ये बात जानता है कि चीन के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए रूस की अपेक्षा अमेरिका भारत के लिए अधिक विश्वासी साझेदार साबित हो सकता है। रो खन्ना ने कहा कि चीन के खिलाफ सबसे अच्छे बचाव के मामले में अमेरिका के साथ अधिक मजबूती से जुड़ना भारत के हित में है। दरअसल भारत और चीन के रिश्तों में तल्खी अब भी बनी हुई है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुरुवार शाम को जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में अपने चीनी समकक्ष से मिले तो दोनों ने एक दूसरे का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। भारत के रक्षा मंत्री ने बाकी सभी समकक्षों के साथ गर्मजोशी से तो हाथ मिलाया, लेकिन चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू से हाथ मिलाने से किनारा कर लिया। जब भी राजनाथ सिंह किसी विदेशी समकक्ष से मिलते हैं तो हाथ मिलाकर स्वागत करते हैं। उन्होंने ईरान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान के अपने समकक्षों के साथ गुरुवार को भी हाथ मिलाया, लेकिन चीनी रक्षा मंत्री से हाथ नहीं मिलाया। भारत ने अपने हाव भाव से साफ कर दिया है कि भारत किसी भी कीमत पर चीन की दादागिरी सहने को तैयार नहीं है। बातचीत होगी, लेकिन भारत की शर्तों पर, क्योंकि ये 1962 वाला भारत नहीं, ये नया भारत है जो मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।
तो भारत चीन की वार्ता से क्या बात बनेगी? एलएसी पर जो तनाव चल रहा है, क्या उसमें उन हालातों में सुधार होगा? इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मंजू सेठ, पूर्व राजनयिक, भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मंजू जी, सबसे पहले सवाल आपसे ही, क्योंकि सबकी नजरें भारत और चीन की दिल्ली में होने वाली मीटिंग पर टिकी हुई थी, लेकिन जिस हिसाब की तस्वीरें सामने आई हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस हिसाब से हाथ ना मिलाकर जो संदेश दिया है, उसके क्या मायने निकाले जाएं? भारत का स्टैंड किस हिसाब से देखती हैं आप? आपने देखा और जैसे आपने कहा कि उन्होंने हाथ जोड़ के उनका स्वागत किया और ग्रीट किया उनको, तो एक बड़ा क्लियर मैसेज है जो चीन अभी भी, क्योंकि चीन ने अभी भी यही कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से सब पीसफुल है, सब अच्छा है, और वो बिल्कुल मानने को राजी नहीं है एटलीस्ट ऑफिशियली कि इंडिया का भी कोई इसमें जो पक्ष जो स्टेटमेंट है वो सही है। और हमने बड़ा क्लियर कर दिया कि इतने इरोड हो गए हमारे रिलेशनशिप बिकॉज चीन का जो जितने अग्रीमेंट हैं, जितने सब कुछ है, उनको सबका उल्लंघन किया उन्होंने, और जब तक वो उनके हिसाब से, उनके तहत नहीं चलेगा और पीस और ट्रैंक्विलिटी नहीं इंश्योर करेगा, बायलैटरल रिलेशंस हमारे नॉर्मल नहीं हो सकते हैं। हमने, और क्योंकि हमने देखा है कि इतने टॉक्स हो रहे हैं, लेकिन 2-3 जगह को छोड़कर जहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा डिसएंगेजमेंट हुआ है, और सारे इश्यूज पे वो बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, अड़े हुए हैं कि हमारा सही है। और इंडिया को क्लियर मैसेज हमने इससे दिया है कि आपकी बात वन साइडेड नहीं मानी जाएगी। आपको बिल्कुल हमारा जो जो 91 में डिसाइड हुआ था और जो वो पोजीशन थी, उसके हिसाब से ही हम आपको मानना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे हमारे नेगोशिएशंस होंगे, नहीं तो हमारा बायलैटरल रिलेशन जो है वो नॉर्मल नहीं हो सकता। जी बिल्कुल मंजू जी, जिस हिसाब से दिल्ली की मीटिंग हुई है, उसको देखते हुए, जो तस्वीरें सामने आई उसे देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि भारत ने जो अपना स्टैंड लिया है वो काफी कड़े रुख में उसने साफ कर दिया है कि अगर भारत के साथ चीन को अपने रिश्ते सुधारने हैं, उन्हें उनमें मजबूती लानी है, तो सबसे पहले उसे जिस चीज पर स्टैंड लेना होगा, वो तनाव जो जिस हिसाब से एलएसी पर चल रहा है उसको खत्म करना होगा, सीमा विवाद को खत्म करना होगा, तभी ये जो पूरे रिश्ते हैं ये संभल पाएंगे। क्या इसके बाद चीन पर कोई असर पड़ता आपको दिखाई दे रहा है? बहुत ज्यादा असर तो नहीं पड़ेगा, बट हाँ, ये मैसेज क्लियर गया है उनके पास, तो थोड़ी सी उम्मीद है कि अगले राउंड ऑफ टॉक्स में थोड़ा सा शायद वो नेगोशिएट करने के लिए राजी हो जाएं। उम्मीद बहुत कम है, लेकिन हमने कड़ा मैसेज दिया है, तो उनको पता है कि एक इम्पोर्टेंट फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिया एक बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है उनके लिए, और उनको पता है अगर हमने ज्यादा अपना मतलब अड़े रहे तो इससे असर हो सकता है। ऑलरेडी उनको दिख रहा है कि कैसे मेक इन इंडिया और चाइनीज कंपनीज के अगेंस्ट जो हमने एक्शन लिया है, तो सब उनको दिख रहा है कि कुछ एक्शन हो रहा है, और इससे ज्यादा ना बढ़े तो उनको भी थोड़ा सा, और इसके बाद हम देखेंगे उन्होंने अपना बिल्डअप तो कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लेकिन जो पिन प्रिक्स थे और जो इंडिया को बार बार वो कोशिश करते हैं एक कॉर्नर में डालने के लिए, उसके ऊपर मुझे लगता है थोड़ा सा रोक आएगी, और आगे चल के जरूर हम देखेंगे थोड़ा सा असर जरूर होगा, क्योंकि उनको पता है हम बहुत ज्यादा पुश करेंगे तो हमारे ऊपर ये भारी पड़ सकता है। जी बिल्कुल। अश्विनी जी, जो वार्ता हुई उसमें चीन चाहता था कि कई और मुद्दों पर भी बातचीत की जाए, विकास के मुद्दों को उठाया जाए, क्योंकि चीन को ऐसा लग रहा था, जो गलतफहमी चीन ने पाल रखी थी, वो कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि भारत के साथ उसके संबंध तो बहुत अच्छे हैं, जिस मुद्दे पर वो चाहेगा वो बात करेगा, और चीन के सामने भारत को कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा। लेकिन चीन के सामने भारत ने इस बार साफ कर दिया कि उसकी नीति रीति बिल्कुल अचल है, अगर झुकना पड़ेगा तो चीन को ही झुकना पड़ेगा, वो भी भारत की शर्तों के साथ। क्या कुछ असर होगा चीन पर इसका? ये है कि भारत ने अपना स्टैंड बड़ा क्लियर कर दिया, क्योंकि शायद चीन सोचता था थोड़ा सा फ्रैक्चर प्रैक्टिस कर लेगा या कुछ और बारे में बातचीत करेगा और भारत हो सकता है अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, मगर भारत ने साफ सुथरे शब्दों में बता दिया जब तक पीस और ट्रैंक्विलिटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में नहीं आएगी, हमारे जो रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं हो सकते। हमारे बायलैटरल रिलेशन चाहे हमारे ट्रेड के हों,
जाए हमारे आपसी दूसरों मामलों के बारे में। अब ये चीन को समझना है, अगर वो रिलेशन अच्छे रखना चाहता है तो उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे पीस और ट्रैंक्विलिटी लानी पड़ेगी। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे पीस और ट्रैंक्विलिटी एक ही तरफ से आ सकती है जब वो स्टेटस को अप्रैल 2020 का फॉलो करें, क्योंकि ये सबको पता है कि जो अभी तक 18 कोर कमांडर की मीटिंग हुई है उसमें पार्शल डिसएंगेजमेंट हुआ है, कुछ एक जगह में हुआ है, जैसे कि नॉर्थ और साउथ ऑफ आपका पेंगैंगसो, उसके बाद गोगरा हॉट स्प्रिंग, जो मेन मुद्दे हैं जो कि आपका डेप्सांग बल्ज और डेमचौक में, वहां पर अभी तक डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है। और इसके अलावा डिसएस्केलेशन और डी इंडक्शन कहीं से नहीं हुआ है। इसका मतलब जो नॉर्थ और साउथ पेंगैंगसो और गोगरा हॉट स्प्रिंग से कुछ एक डिसएंगेजमेंट होकर तरफ पीछे गए हैं, वहां से वो जो सामान है, हथियार हैं, टैंक्स हैं, आर्टी गन्स हैं, मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, वो अभी भी बैटल जोन में ही है, 50 से 60 किलोमीटर दूर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से दोनों तरफ, और 50 से 60 हजार वहां पर सैनिकों का जमावड़ा है। तो इसलिए भारत ने बड़े साफ सुथरे में कहा है कि चीन को समझना पड़ेगा कि जो ये लेड डाउन एग्रीमेंट हैं 93, 95, 96, 2012 और 13, अगर आप उसका उल्लंघन करेंगे और उसके उल्लंघन करके आप अपनी फौज को यहाँ लाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे रिलेशन नॉर्मल नहीं हो सकते और हम भी इसके लिए जवाबी कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है चीन को अब समझ आ गया। 2-3 और बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीन को समझ आनी है कि अब चीन बदला हुआ है। अब 2023 का भारत है, ये 1962 का नहीं है, क्योंकि 29-30 अगस्त 2020 को हमने उसके चीन के नाको तले कैलाश रेंज को ऑक्यूपाई कर लिया था, जिसमें रिसिंगला, स्पांगुर गैप जैसे थे। चशुल मौलदो बाउल को वो डोमिनेट करता था और स्पांगुर गैप जहां चीन 1962 में भारत में लद्दाख के अंदर आए थे वो भी हमारे कब्जे में था। वो अलग बात है कि हमने उसको दे दिया क्योंकि नॉर्थ और साउथ ऑफ पेंगैंगसो में डिसएंगेजमेंट कार्रवाई होनी थी। मेरे हिसाब से उसको इतनी जल्दी नहीं देना था जब तक चीनी डेप्सांग से वापस नहीं जाते फेज 3 में। अब मुझे लगता है कि चीन जो है डेप्सांग और डेमचौक से बड़ा मुश्किल जाएगा। हो सकता है कुछ कार्रवाई डेमचौक में हो सकती है, फॉरवर्ड मूवमेंट, मगर डेप्सांग जो है वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं होगा। उसकी एक वजह है, उसकी वजह है कि डेप्सांग एक स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है दोनों देशों को। चीन समझता है कि जब से हमने दरबुक शोक दौलत बैगोल रोड बना ली है और वहां से लेटरल बना लिए हैं साइटिंग की तरफ, तो उसका एक प्रकार से लगता है उसको डेंजर बढ़ गया है। उसको लगता है डीबीओ से हम उसका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, काराकोरम हाईवे को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उसके साथ साथ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी कर सकते हैं और वेस्टर्न हाईवे को। बिल्कुल अश्विनी जी, मंजू जी, मंजू जी, मैं एक ही चीज बस, ऐसे में चीन जो सोचेगा कि डेप्सांग से वो नहीं जाएगा क्योंकि डेप्सांग से उसको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है, वो नुब्रा और साइटिंग ग्लेशियर डायरेक्टली जा सकता है बाईपास डीबीओ। इसको मद्देनजर रखते हुए अब बहुत बड़ा प्रेशर डालना पड़ेगा चीन पे, किस तरीके से उसको प्रेशर किया जाए कि वो डेप्सांग से पीछे जाए, क्योंकि डेप्सांग तक जब तक पीछे नहीं जाएगा तब तक पीस और ट्रैंक्विलिटी लद्दाख में चांसेस होने के बहुत ही कम है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल इस मुद्दा देख रहे हैं आप और लगातार हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिसको लेकर बातचीत हो रही है कि चीन और भारत की जो मुलाकात है इसकी क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि लगातार चीन धोखेबाजी करने में हमेशा आगे रहा है, हमेशा पीछे से छुरा भोंकने में आगे रहा है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जितेंद्र ओझा जी, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले आपसे यही सवाल है कि जिस हिसाब से भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया है इस बार, जो देखने को मिला है, जो मुलाकात दिल्ली में हुई, सबकी निगाहें पर टिकी हुई थी कि आखिर चीन और भारत की रक्षा मंत्रियों की मुलाकात हो रही है तो क्या कुछ निकल कर आएगा? क्या सीमा विवाद पर एलएसी को लेकर कुछ इस पर सुधार हो सकता है? ऐसे में भारत ने साफ तौर पर जता दिया कि चीन और भारत के रिश्तों में अभी भी तल्खी बरकरार है। देखिए, हम लोग डिप्लोमेसी में कहा करते हैं कि आप जो है मुश्किल के समय में आप अगर बातचीत का रास्ता खोल के रखे हुए हैं
तो ये भी अपने आप में प्रोग्रेस है। हम कहते हैं कि किसी बातचीत में कुछ भी नहीं हासिल करते हैं और आप इस बात के लिए भी एग्री कर जाते हैं कि अगली दफे मुलाकात करेंगे, तो डिप्लोमेसी में इसे कामयाबी समझा जाता है। लेकिन दूसरी बात में जियोपॉलिटिक्स पे आता हूँ, तो डिप्लोमेसी की बात रही। जियोपॉलिटिक्स में देखिए, आपका एडवर्सरी कौन है, आपका फ्रेंड भी कभी एक एनिमी होता है, फ्रेंडलीज कहते हैं, बिकॉज चाइना फ्रेंड तो नहीं है, लेकिन एडवर्सरी भी है, एनिमी भी है, तो इससे बातचीत चल रही है। और अगर हम ये समझते हैं कि बातचीत के जरिए चाइना, सिर्फ बातचीत के जरिए चाइना से कोई भी समझौता हो सकता है, तो ये हमारी गलतफहमी है। एक बात और मैं कहता हूँ, जो स्ट्रेटेजिक साइकी, जो आपने कहा चीन की छुरा भोंकने की जो आदत है, वो चीन के नस में है, चीन के जीन्स में है। चीन वो कर ही नहीं सकता है। एक मात्र तरीका है जब चीन आपका सम्मान करेगा, जब वो शक्ति आप दिखाएंगे। तो देखिए, ये शक्ति अचानक तो नहीं आती है, लेकिन अभी एसिमेट्री है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन एसिमेट्री का मतलब ये हरगिज नहीं होता है कि हम कमजोर हैं। कई एक तरीके हैं जिस एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में आप अपने से 10 गुना बड़े एडवर्सरी को भी शिकस्त दे सकते हैं। तो ये जो है एक जगह हमारी ये गलती है, जो ही नेशनल सिक्योरिटी प्लानर्स हैं, जिनके पास कोई स्ट्रेटेजिक विजन नहीं रहा कि चीन जो है हमसे 6 गुना आर्थिक रूप से मजबूत हो गया, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में या किसी तरीके से इनडायरेक्ट वॉरफेयर में, किसी वॉरफेयर में भारत कमजोर बिल्कुल नहीं है। भारत उन्हें सबक सिखा सकता है। तो बातचीत के जरिए हमें जिस तरीके से कन्वेंशनल मिलिट्री नहीं हो, तो अनकन्वेंशनल मिलिट्री में भी हमें अपना शक्ति का प्रदर्शन करना होगा, दबाव बनाना होगा, और जब तक दबाव नहीं बनता है तब तक चीन से आप किसी बिल्कुल जितेंद्र ओझा जी, अभी आपने कहा कि सिर्फ बातचीत से हल नहीं निकलेगा, चीन पर किसी और तरीके से, कई ऐसे तरीके हैं जिसके हिसाब से चीन पर दबाव बनाकर इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे चीन पर? देखिए, जब तक चीन और भारत का, मैंने जब ये तनाव नहीं शुरू हुआ था, तब भी मेरे कुछ लेक्चर हैं उसमें, चीन और भारत का तनाव हमेशा से चलने वाला है। या तो चीन इम्प्लोड करेगा या भारत को परेशानी होगी। तो बहुत से मुद्दे हैं जो मैं टेलीविजन पे नहीं कहना चाहता, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बात याद रखिए कि चीन बहुत ज्यादा वेल स्प्रेड आउट है। चीन आज ग्लोबलाइज्ड पावर बन चुका है। उसके इंटरेस्ट पूरे अफ्रीका से लेके साउथ ईस्ट एशिया से लेके लैटिन अमेरिका से लेके 50 जगह हैं। तो अगर आप बहुत बड़े हैं तो आपको बहुत अलग जगह से छेद भी किया जा सकता है, आपको छलनी भी किया जा सकता है, आपको काटा भी जा सकता है, जो भी क्यों ना हो। तो ये कहने का मतलब है कि वो बड़े वेल स्प्रेड आउट हैं। हिंदुस्तान में या भारत में सबसे बड़ी बात, मैं कई बार कहता हूँ कि स्ट्रेटेजिक मायोपिया से हम सफर करते हैं। भीतर में हम कई दफे जो इश्यूज होते हैं उसको रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं और ये कोहेसिव और स्ट्रॉन्ग नेशनल पोजीशन नहीं ले पाते हैं। तो देखिए, हमें तो थोड़ा सा अपने सोच में बदलाव की जरूरत है। और ये जो है मैजिक नहीं होता, लेकिन बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया है हमारी डिफेंस फोर्सेज ने, हमारी मिलिट्री ने। और हमारी मिलिट्री ने उनको बताया कि मोरल के मामले में और बैटल स्ट्रेटजी के मामले में, कई एक मामले में उनसे चीन से वो 10 स्टेप आगे हैं। भले ही कई जगह की टेक्नोलॉजी की एडवांटेज हो, लेकिन बहुत जगह जो हमारे एक असॉर्टेड मिलिट्री वेपन सिस्टम है और सबसे बड़ी जो बैटल ट्रेनिंग है, उसमें हम चीन से कई एक स्टेप आगे हैं। लेकिन कई एक दूसरी भी स्ट्रेटजी होती है, हम बिल्कुल इस पे नहीं कहना चाहेंगे। सरकार से अगर बात होती है तो उनको कहना चाहेंगे कई एक तरीके हैं जहां चीन को घुटनों पे लाया जा सकता है। और चीन जो है, देखिए, वियतनाम जैसे देश ने चीन को सबक सिखाया। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं जिसको प्लान करके आप जो है उनको उनके दिमाग में जो है सेनेटी ला सकते हैं कि इस तरीके का वो अपना रवैया बंद करें। अगर हम सोचें कि डिफेंसिव रहेंगे, दूसरा अटैक करेगा, हम सिर्फ डिफेंड करेंगे, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। आपको डिफेंड करने के लिए जो भी आपके एडवर्सरीज हैं उनको बड़े कूल, काम, कैलकुलेटेड अटैक करना बहुत जरूरी है। जब तक एक ऑफेंसिव अप्रोच नहीं होगा। लेकिन सिल्वर लाइनिंग ये है कि सब कुछ होते हुए भी बातचीत करते रहें। चीन को उसकी भाषा में उससे 10 कदम आगे जाके उससे बिल्कुल चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, तभी शायद ये मुद्दा कहीं ना कहीं सुलझ पाएगा। शायद कोई मुद्दा नहीं रिजॉल्व होने वाला है। मैं मुझसे पूछे, जब तक तिब्बत पूरी तरीके से आजाद नहीं हो जाता ये मुद्दा रिजॉल्व नहीं होने वाला है। तो हमसे पहले से की बात नहीं करें, पूरे तिब्बत की बात करें। और जो भारत और तिब्बत की बॉर्डर है वो जो पहले से 1896 में कहें या 1865 में कहें या 1912-13 में कहें, वही बॉर्डर होनी चाहिए। जी जितेंद्र जी, अश्विनी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, अमेरिका की भी इसको लेकर प्रतिक्रिया आई है। अमेरिका का कहना है कि चीन और रूस की जो दोस्ती है वो काफी गहरी होती जा रही है। ऐसे में सीमा विवाद को अगर
सुलझाने के लिए भारत रूस की तरफ देखता है तो कहीं ना कहीं रूस उसका रिस्पॉन्ड नहीं करेगा और उस चीज में अमेरिका उसका साथ दे सकता है। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है कि रूस क्या उस स्थिति में है कि इस बात को वो नकार सके कि भारत ने कभी खुलकर यूक्रेन या रूस के युद्ध के मुद्दे पर कभी खुलकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो क्या भारत के मुद्दे पर खुलकर रूस कुछ ऐसा करेगा? क्या स्ट्रैटेजी है इस पर अमेरिका की? और देखो, सच्चाई यह है कि सबको अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है। जब भारत की नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो वाकई भारत ने अपना नेशनल इंटरेस्ट देखा है। जब रूस यूक्रेन की लड़ाई की बात है तो भारत ने स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी का मुजाहरा किया है, क्योंकि भारत जानता है कि उसका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रूस से भी है और अमेरिका से भी है अभी, क्योंकि रूस से हमारे 1971 के बाद जो फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी, हमारे 50 से 60 अभी भी हथियार वहां से आते रहे हैं, हमारे स्पेयर पार्ट वहां से आ रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अब के टाइम में भारत वहां से जब 2% ऑयल लेता था, अभी 32% ऑयल ले रहा है, तो जिससे भारत, और वो भी एक डिस्काउंटेड रेट, तो इसलिए भारत के लिए रूस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं। मगर इसमें साथ साथ भारत के साथ अमेरिका के रिलेशन बहुत अच्छे हुए हैं लास्ट 20 साल में। तो इसलिए जो हमने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं, एक तो कासा है, लिमियो है, अभी बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इसका मतलब यह है कि अगर भारत और चीन की लड़ाई होती है तो वो लड़ाई तो भारत को खुद लड़नी पड़ेगी, इसमें कोई शक और सवाल नहीं होना चाहिए। कोई बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं आएंगे। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश और जो इंडो ओशन में जो लड़ाई है वो भारत लड़ेगा। मगर क्या हमें अमेरिका से हेल्प मिल सकती है? वो मिल सकती है। हमें रियल टाइम इंटेलिजेंस मिलेगी, वेपन मिलेंगे, एम्यूनिशन मिलेंगे, जो है आज की तारीख में वो यूक्रेन को भी काफी हद तक दे रहा है, जिसके कारण यूक्रेन की फौज काफी हद तक एक प्रकार से डेंट कर पा रही है रूस को। तो ये कोई शक और सवाल नहीं कि अमेरिका खुल के आएगा, और अमेरिका और भारत क्वाड का हिस्सा भी है। मगर हमें अपना फायदा देखना है। हमारे लिए रूस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और रूस आने वाले समय में भी इम्पोर्ट रहेगा। ये हाँ सच्चाई है, रूस का झुकाव थोड़ा सा चीन की तरफ ज्यादा हो सकता है, वो उसकी मूर्खता है अमेरिका की, क्योंकि जैसे जैसे रशिया यूक्रेन लड़ाई बढ़ेगी और यूक्रेन के अंदर रूस के वीकनेस आएगी, इकोनॉमिक और मिलिट्री उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसको हेल्प चाहिए कि चीन से, तो वो चीन के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंस हो सकता है। और इसीलिए नहीं, आगे आने वाले समय में भी जो जिस प्रकार से आपके जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो रही है कि अभी आपके सामने 3-4 पावर हाउस बन के उभरेंगे, एक अमेरिका और नेटो कंट्री का होगा, एक चीन जिसके साथ रूस भी होगा, और एक तीसरा जो पावर सेंटर होगा वो भारत और दूसरे देश होंगे। तो भारत किसी की तरफ जाना नहीं चाहता, ना अमेरिका ना भारत जाना चाहता रूस की तरफ। भारत अपना नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार उस समय कार्रवाई करेगा। और भारत को भली भांति मालूम है जियोस्टैटिक सिचुएशन कि अगर कल भारत और चीन की लड़ाई होती है तो भारत को खुद लड़नी है। जी बिल्कुल अश्विनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जितेंद्र ओझा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए और इस चर्चा को बहुत बेहतर बनाने के लिए। फिलहाल मुद्दा में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।